नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में योग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर अनिल कोठारी। सर, बहुत वेलकम है। धन्यवाद धन्यवाद जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग समय समय पर लेकर आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे श्रोताओं के लिए भी। तो दीपक जी, आज कौन सी जानकारी लेकर आए हैं आप? सबसे पहले नमस्कार मैडम, और सभी जो श्रोता इसमें जुड़े हैं उनका स्वागत और अभिनंदन, और हमारे जितने लर्नर्स इसमें हमें सुन पा रहे हैं उनका सभी को का स्वागत और अभिनंदन। मैं इसमें भी बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो थायराइड रोग के ऊपर है, और उसको ये दोनों इसलिए भी महत्वपूर्ण है रोग, क्योंकि ये एक तो लर्नर्स जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे लर्नर्स हैं योग के, उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका एक पार्ट है सिलेबस का। जैसे हम मानो रोगों की वैकल्पिक चिकित्सा एक पेपर आता है, उसके अंदर ये इसका वर्णन आता है कि थायराइड रोग से संबंधित भी क्वेश्चन का एक बार एग्जाम में पूछ लेता है। जी। और दूसरा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सामान्य जनमानस जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है, कि योग के कौन से अंगों का हम अभ्यास करें कि थायराइड रोग को हम नियंत्रित कर पाएं, और उसके लिए कौन से आसन होने चाहिए, कौन से प्राणायाम होने चाहिए, क्या उसका रहन सहन होना चाहिए, उससे संबंधित आज का व्याख्यान रहेगा। जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय है ये। तो डॉक्टर अनिल कोठारी जी, आप बताएंगे कि फिर विस्तार से कि थायराइड ग्रंथि आखिर होती क्या है और कैसे ये रोग होता है। बिल्कुल मैम, सबसे पहले मैं श्रोताओं का नमस्कार भी कहना चाहूँगा। और बेसिकली है क्या कि अभी पेपर भी चल रहे हैं हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, बच्चों को भी थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगी। तो थायराइड ग्लैंड को हम थोड़ा बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, तब थोड़ा सा आगे पर चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं इस तरह से भी चर्चा करना चाहूँगा कि बच्चे अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो उसको भी वो लिख सकें, राइट अप कर सकें उसका। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनका एक नाम और है डक्टल एस ग्लैंड्स। डक्टल एस ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे जब उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, उनको ट्रांसफर होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होता, मतलब कोई नलिका नहीं होती, तो इसलिए इनको डक्टल एस कहा जाता है। तो ये जो अपना हार्मोन से निकलते हैं, डिजायर्ड ऑर्गन में जाने के लिए ब्लड के थ्रू पैसेज करते हैं, ब्लड के थ्रू अपनी यात्रा करते हैं, इसलिए इनको डक्टल एस ग्लैंड्स कहा जाता है। जितनी भी होती है, इसमें कई सारे एग्जांपल्स और भी आएंगे, जैसे पिट्यूटरी है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, इस तरह से बहुत तरह की आती हैं। ये भी एक थायराइड ग्लैंड इसका एक एग्जाम्पल है, डक्टल एस ग्लैंड्स का। अब होता क्या है कि हमने देखा है कि जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करता है, उसी तरह से क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर की ग्लैंड्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं। बात करने के लिए जो उनका मीडियम होता है वो हॉर्मोन्स होते हैं। एक जैसे थायराइड ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस से भी बात करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बात करेगी। तो इस पूरे एक नेटवर्क को एचपीटी कहा जाता है। एचपीटी का मतलब होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, एचपीटी, क्योंकि इसमें तीन चीज़ है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है। इन तीनों को मिलके जो एक एक्सिस बनती है, तीनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, हार्मोन्स के रूप में करते हैं। अब इसकी जो लोकेशन होती है, कहाँ पर स्थित होती है, ये थोड़ा हम देखते हैं। जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप होती है, जो श्वास की नलिका होती है हमारी, उस पर ये स्थित होती है। अब इसमें अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि एक हमारे पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है हमारे ये ट्रैकिया में, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है ना, एक सेप की तरह होती है, तो इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसी के ठीक नीचे वो हमारी ये थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। इसकी एक लोकेशन इस तरह से भी है कि पीछे पर जो हमारा स्पाइन है, उसकी जो सर्वाइकल C5 है, C5 से शुरू होकर T1 तक जो मेरे सर्वाइकल जो रीजन है, और उसके नीचे थोरेसिक रीजन है, C5 से लेकर T1 तक इसकी लोकेशन होती है। ये दिखती कैसी है, ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जैसे आपकी बटरफ्लाई होती है उसी तरह की इसका एक शेप होता है। और ये महिलाओं में कुछ साइज में थोड़ी बड़ी होती है, वैसे इसका जो वजन होता है 15 to 20 ग्राम माना जाता है। तो थोड़ी उनमें ज्यादा होती है, बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू मेल्स। और इसके जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक टर्म आता है, उसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन जब रेस्ट कर रहा है, अभी किसी भी समय जब वो रेस्ट करता है, तब भी उसके जो वाइटल फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, जैसे हार्ट उसका चल रहा है,
लीवर उसका कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ब्रेन उसका काम कर रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको कहते हैं। तो उसके लिए ही जो ये कैलोरी की जरूरत होती है, ये सब ये थायराइड ग्लैंड से आती है। हाँ, अब ये किस तरह से करके हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड को जब हार्मोन्स को सीक्रेट करना होता है, ये कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं करते कि अपनी मन मर्जी से, बॉडी से एक मैसेज आता है कि यार बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की जरूरत है, तो वो सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हाइपोथैलेमस से हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, बोलता है कि यार बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की जरूरत है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हार्मोन बनने लग जाए। तो TRH जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक हार्मोन निकालती है, क्योंकि वो हार्मोन जैसे मैंने पहले बताया था, आपस में बात करने का जो एक माध्यम है, मीडियम है, वो हार्मोन्स के लेवल में, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपस में बोल के वर्बली, तो वो हार्मोन्स के थ्रू बात करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर निकलता है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं TSH। पहले हाइपोथैलेमस से निकला TRH, पिट्यूटरी से निकला TSH, और वो जाके कहाँ पर डिजायर्ड ऑर्गन में गया, थायराइड में। काम थायराइड को ही करना है, लेकिन वो कहती कि मुझे काम करने के लिए बताओ क्या काम करना है। तो बॉडी को नीड थी हार्मोन्स की, तो उस हाइपोथैलेमस के पास गए, हाइपोथैलेमस ने TRH हार्मोन रिलीज किया, वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाके थायराइड के पास गया, थायराइड ने फिर हार्मोन बनाने शुरू किए। तो इस तरह से करके बॉडी की फंक्शनिंग चलती है। अब देखा जाए तो बेसिकली 2 टाइप्स के हार्मोन थायराइड से निकलते हैं, वैसे 3 हैं, मैं उसकी भी बात करेंगे। थायराइड हार्मोन्स की अगर हम संरचना देखें तो उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, फोलिकुलर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 एंड T4, जिसको कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 को कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। अब ये T3 एंड T4 है क्या, जहां पर आयोडीन के मॉलिक्यूल्स 3 संख्या में होंगे उसको T3 कहेंगे, जहां पर 4 होंगे उसको T4 कहा जाएगा। और जो इसकी पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, जो बाहर की साइड को होती है, उनको C सेल्स भी कहा जाता है, उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। जैसे होता क्या है, कभी अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो तुरंत से थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल है, इनको C सेल कहा जाता है, उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा, और वो क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करके बोन्स में डिपोजिशन शुरू कर देगा। इससे हमारे पूरे बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती रहती है। अगर ऐसा ना हो तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और कई तरह की दिक्कतें फिर आने लग जाएंगी। तो इस तरह से करके ये काम करती हैं। उसी तरह से इसके काउंटर एक्टिविटीज भी करती हैं, एक तरह की ग्लैंड्स होती है, इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहा जाता है। वो भी जस्ट इसके पीछे पर ही होती है, 4 इन नंबर से होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कभी। अब हमने जो 2 बात की, हमने जो इसकी फोलिकुलर सेल्स की बात की थी, उससे जो 2 हार्मोन निकलते हैं, होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है जो 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है, इसमें T4 होता है, मेजर हार्मोन होता है, वो 80% हमारी बॉडी उसको रिलीज करती है, और 20% देखा जाए तो T3 हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन अब इसमें मेजर ड्रॉबैक ये है, जो T4 हार्मोन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसका बॉडी के लिए कोई यूज नहीं है। अब उसमें होता क्या है, हमारे किडनी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, लीवर में होती हैं, वो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं, उनकी मदद से उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। एट दी एंड बॉडी को जरूरत तो T3 की ही होती है, लेकिन बॉडी चूंकि T4 बना रही है तो उसको कन्वर्ट करके T3 अपने हिसाब से वो सेट कर लेती है। तो इस तरह से करके हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग होती रहती है। इसमें हाइपोथैलेमस भी रिस्पॉन्सिबल होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अल्टीमेट जो टास्क को कंप्लीट किया जाता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अभी जैसे मैंने पहले बताया, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। बाइलोब्ड मतलब इसमें 2 लोब होते हैं और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इस्तमस कहते हैं, उससे जुड़ी रहती हैं दोनों आपस में। जैसे माना कोई हम भेजें, कोई स्टिक टाइप की है, उससे 2 चीज जुड़ी है तो उसको कहते हैं इस्तमस, और उससे 2 चीज जो 2 लोब हैं उसके, जैसे बटरफ्लाई के 2 विंग्स आपस में जुड़े हैं, वो इस्तमस से जुड़े रहते हैं। अब इसका क्या होता है कि अगर इसका कम मात्रा में सिक्रीशन हो तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या अधिक में हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जी जरूर, बिल्कुल। अब आप बड़े ही सरल अंदाज में बता रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए दीपक जी बड़ी अच्छी जानकारी है ना। क्योंकि लिखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में किस प्रकार से आप वो लिख सकते हैं, और सामान्य जो जनमानस है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपको बड़ा मतलब फ्लुएंटली सब किस्से कहानी के अंदाज में आप सुना रहे हैं। बिल्कुल मैम, थोड़ा सा ये रहता है कि एक इंटरेक्टिव भी होता है बच्चों के लिए,
एक ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही स्टडी वो थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा इससे क्या रहता है कि उनका एक अलग ढंग से पढ़ाने से उनका भी थोड़ा रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करें हाइपर थायराइडिज्म की। हाइपर और हाइपो दो कंसेप्ट को समझते हैं पहले। हाइपो मतलब कि कम, हाइपर मतलब अधिक। जब हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का सीक्रीशन ऑप्टिमल लेवल से मतलब नॉर्मल लेवल से कम होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपो सीक्रीशन। अगर अधिक होगा तो उसको कहेंगे हम हाइपर सीक्रीशन। अब इसमें थायराइड ग्लैंड क्या करती है, जैसे मैंने बताया था, मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है, ब्रेन एंड ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। तो इसमें होता क्या है, जब इसका सीक्रीशन बढ़ जाएगा किसी कारण से, हाइपर हो जाएगा, हाइपर सीक्रीशन होगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या होगा, ऐसा पर्सन जिसका हाइपर थायराइडिज्म है वो पतला होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि वो बॉडी की फैट को रिड्यूस करने लग जाएगी। तो ऐसा आदमी क्या होगा, एकदम से पतला होगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होगा, और वो बहुत ज्यादा ना एग्रेसिव या इंक्विजिटिव होगा, मतलब इंपल्सिव होगा वो, इस तरह से बेचैन टाइप का दिखेगा वो। हार्ट रेट उसकी बढ़े हुए रहेंगी, बहुत ज्यादा रहेगी उसकी, और उसका क्या रहेगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ड्रामेटिक वेट लॉस होगा उसका। एपेटाइट उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भूख उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और वो एंजाइटी रहेगी। हाइपर सिक्रीशन में ये चीजें रहती हैं। जस्ट अपोजिट होता है इसका हाइपो सिक्रीशन में। वहां क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, तो ओबीज हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, स्लगिश हो जाएगा वो, एकदम एक ही जगह पे उदास बेचैन जैसा बैठा हुआ, जैसा कुछ काम करने का मन नहीं। तो इस तरह से करके ये दोनों उसके वो होते हैं। अब इनसे क्या क्या जेनेटिक होता है ये मैम, इसके मैं आपको थोड़ा सा एक दो चार चीजें बता देता हूँ, उससे चीजें समझ में आएंगी कि क्या होती है। इससे सबसे पहले हम इसकी बीमारियों को समझते हैं। अब इसमें जब हाइपोसिक्रीशन हो जाता है इसका इन दी एज ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम बात करें इन दी टाइम ऑफ डेवलपमेंट के विकास के समय में, जैसे 18 से पहले या 15 से पहले, जिस समय बच्चों का विकास हो रहा होता है, तो उस समय एक बीमारी उनको हो जाएगी, उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या हो जाता है कि ऐसे बच्चे ड्वार्फ रह जाएंगे, छोटे ही रह जाएंगे, ग्रोथ उनकी पूरी नहीं हो पाएगी, और वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, मतलब मानसिक तौर पे उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये होगा कि जब हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा उनका कम एज में, छोटे बच्चों में, जैसे माना कोई ग्रोइंग एज में है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और ये किसी भी मदर के वूम में 24 वीक्स में फुल्ली डेवलप हो जाती है, और इसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा वास्ट होती है, बहुत डिटेल है इसकी वास्ट। अगर इसकी फंक्शनिंग देखा जाए तो मैं उसको एक अपेरेंट मतलब सरफेस टच कर रहा हूँ, खाली छोटी छोटी चीजें। अभी हमने पहली बात की क्रेटिनिज्म की, दूसरी होती है एक मिक्स इडीमा, एक बीमारी और है। वो क्या होती है कि जिसकी एज 18 से ऊपर है, अब उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद अगर हाइपोसिक्रीशन होता है, फिर उसके बाद अगर माना उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है थायराइड ग्लैंड की, तो उसमें क्या होगा कि ना फेस में और पैरों में स्वेलिंग आने लग जाएगी। उसको कहते हैं मिक्स इडीमा। इडीमा का मतलब ही सूजन आ जाना है। इडीमा जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, स्वेलिंग के लिए यूज होता है इडीमा। तीसरी होती है हशीमोटो डिजीज। हशीमोटो डिजीज एक जापान के कोई डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले उसको इन्वेंट किया था, तो उसके नाम से ये हशीमोटो डिजीज होती है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मैंने बात की मैम, जो अभी बीमारियां हो रही हैं वर्तमान में, उसके कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर बात करें तो जेनेटिक हो सकता है, जो कि हशीमोटो डिजीज के बारे में, जिसमें क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें होता क्या, हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी ही ग्लैंड्स को किल करने लग जाता है, तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं हशीमोटो के केस में। और कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों, और हमारी फूड हैबिट्स हों, तो या फिर हम मतलब क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं कि ग्रेजुअली चीजें हो रही हैं। तो इसके 3 मेन कारण होता है, इसके जो 3 चीजें मैंने बताई। चौथा है गॉइटर। आपने देखा होगी पहाड़ों में अधिकतर पहले गले में स्वेलिंग आ जाती थी। वो क्या होता था कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो चाह रही है आयोडीन का फॉर्मेशन करे, लेकिन वो कर नहीं पा रही, एग्जॉशन के कारण से, थक जाने के कारण से वो स्वेल अप हो गई है। ताकि वो अधिक मात्रा में करे, उसने अपना साइज बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी बॉडी को कंपेंसेट नहीं कर पा रही हो आयोडीन को, तो उसको गोइटर कहा जाता है, घेंगा रोग जिसको हिंदी में कहा गया है। वो पहले बहुत देखा जाए, वो एक्चुअल में होता क्या था कि पहाड़ की पहली लेडीज मोटा नमक खाती थी, जिसमें आयोडीन नहीं होता था, तो उस कारण से अधिक होता था। तब से आयोडीन के एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि आयोडीन नमक खाओ, तो तब से चीजें धीरे धीरे वो हुई हैं। हाइपर सिक्रेशन की बात करें तो इसमें एक आती है आपकी ग्रेव्स डिजीज। जब इसका सिक्रीशन अधिक मात्रा में होने लगता है, उसमें क्या होता था, आंखें बाहर को आ जाती हैं, बल्जिंग आईज, उसका एक साइन है, पिकुलियर साइन है बल्जिंग आईज, आंखें बाहर को आ जाएंगी। इसका मतलब कि आंखों के पीछे स्वेलिंग इडीमा होने लग जाएगा, तो वो एक ग्रेव्स डिजीज में होता है। तो इस तरह से करके मैम ये इसका जो थायराइड जो ग्लैंड होती है,
आपने देखा होगा कि एक बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है जो कि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रीशन करती है। हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए इसको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की जरूरत होती है, क्योंकि सारे ग्लैंड्स होती हैं आपस में सेंस करती हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकला TRH हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने जाके सेंस किया, पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। पिट्यूटरी से निकला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहा जाता है। उसने जाके सिग्नल दिया थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड ने 3 तरह के हार्मोन्स को बनाया। पहला हार्मोन था T3, दूसरा T4 और फिर उसके बाद तीसरा कैल्सिटोनिन। T3 एंड T4 जो बनते हैं फोलिकुलर सेल्स के द्वारा बनते हैं, और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, वो पैराफोलिकुलर सेल जिसको C सेल्स कहा जाता है उसके द्वारा बनता है। तो इस तरह से करके पूरे बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं। अगर इसका मेजर मतलब क्या कहते हैं हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो किस तरह से मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म उसकी बढ़ जाएगी, वीक हो जाएगा, और अगर कम होगा तो ओबेसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से करके बहुत मतलब जो ग्लैंड है ये पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है और डेवलपमेंट के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है ये। जी 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 तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा विस्तार से, बहुत बारीकी से आपने समझा दिया है। तो दीपक जी, क्या इसका कोई उपचार भी है, कोई यौगिक उपचार है इसका? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे लर्नर्स हैं, चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से देखें और चाहे जितने भी सामान्य जनमानस है, वो एक रोग उनको हो जाता है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि सर ने भी बताया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि मैम अपना जो आहार है उनका वो संयमित रखना होगा, और दूसरे अपनी दिनचर्या पर उनको बहुत ज्यादा काम करना होगा। क्योंकि जब आपकी चयापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है तो आपके दैनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। तो योग में इसके उपचार बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक नियम ये है कि आपको अपना आहार ठीक करना होगा और अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। उसके बाद कुछ आसन हैं जो आपको बताऊंगा, प्राणायाम है और मुद्रा बंद है और षटकर्म है हमारे योग में, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आसन बताना चाहूंगा कि जो थायराइड रोग में जो महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकते हैं, इनके आप अभ्यास करेंगे तो जरूर से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें जैसे कि हलासन एक आसन है, उसका अभ्यास किया जा सकता है। भुजंग आसन का अभ्यास किया जा सकता है। विपरीत करणी आसन है, सूर्य नमस्कार है, उष्ट्र आसन है, मार्जारी आसन है, धनुरासन है, सर्पासन है, शीर्षासन इत्यादि काफी आसन है। लेकिन इन जो मैंने आज आसन बताए ये पर्टिकुलर आपके गले पे इफेक्ट डालेंगे, जिससे कि थायराइड ग्लैंड की मसाज भी होगी और अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करेगी। तो और दूसरा है फिर प्राणायाम। प्राणायाम एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम सबसे पहले थायराइड रोग के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभकारी माना जाता है। शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें आप कर सकते हैं, जो कि आपको थायराइड ग्लैंड से संबंधित ही ये प्राणायाम, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, काफी इफेक्ट डालती है थायराइड ग्लैंड पे। जी। तो ये सब घर पे हम लोग आसानी से कर बिल्कुल सकते हैं। मैम, आप घर पे देख सकते हैं। अब अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में उसकी विधि देख लें। अगर आपको बुक्स में नहीं मिलना, आजकल यूट्यूब चैनल्स का एक सारे हैं, उसमें आप वीडियो देख लें कि हलासन कैसे किया जा सकता है, भुजंगासन कैसे करते हैं, या उज्जाई प्राणायाम की क्या विधि है। बुक्स में भी, किताबों में भी साफ लिखा रहा है। अगर आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो आप किसी से योग प्रशिक्षक से पूछ भी सकते हैं। और एक मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा, एक आसन है विपरीत करणी आसन, एक मुद्रा है, दोनों में थोड़ा अंतर है। उसको आप करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। बंद है जालंधर बंद, गले से संबंधित जालंधर बंद, तो उसमें भी काफी लाभ मिलता है कि थायराइड रोग में। लास्ट में षट क्रियाएं हमारे योग में होती हैं, जो योग के लर्नर्स हैं उनको सब पता होगा कि जो षट क्रियाएं हैं, 6 क्रियाएं होती है, उसमें से कुछ एक क्रियाएं हैं जो गले पे प्रभाव डालती हैं सीधे। जैसे वमन क्रिया है और दंड धोती है और वस्त्र धोती है। इसमें से 2 चीजें तो दंड धोती और वस्त्र धोती तो वही लर्नर से करवाएंगे जिनको अभ्यास है इस चीज का। लेकिन जो वमन क्रिया है उसको सामान्य जनमानस भी कर सकता है। तो ये सारी से एक वो तो नहीं है कि आप एक कपड़ा डालते हैं नाक से और गले से निकालते हैं बाहर, वो वस्त्र धोती का होता है। अच्छा, वस्त्र धोती मुंह से डाली जाती है, वो धीरे धीरे निकल जाती है और धीरे धीरे वापस। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो योग के लर्नर्स जो है हमारे वो कर सकते हैं, बाकी सामान्य जनमानस के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। जी। तो ये जो यौगिक प्रबंध है इसके लिए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, आसनों का, प्राणायाम का, मुद्राओं का, बंद का और षटकर्मों का, जिससे जरूर इसमें रोग में रोकथाम भी होगा। और आगे जो जिसको नहीं है उनको भी करना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि आने वाले अगर आपको थोड़ी सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं अपने शरीर में तो उसमें भी लाभकारी होगा। ओके,
तो ये तो इस तरह के योग वाले उपचार हो गए। और अगर खान पान की जैसे आपने बात की तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर उसको और विस्तार से जानना चाहें अनिल जी, तो हाइपर और हाइपो क्या दोनों में एक जैसा खान पान चाहिए होता है? जैसे मैम अगर हम बात करें ना, देखिए अगर हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो उसके फैक्टर्स को देखना होता है कि हम उसमें क्या चीज़, तो एक मल्टीपल चीज़ें एक बन के आती हैं, निकल के आती हैं, ओवरऑल चीज़ें। जैसे होलिस्टिक की अगर हम बात करते हैं समग्र की, तो इसका उपचार भी समग्र तरीके से ही होता है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, अब हमने देखा कि इसमें 3 ग्लैंड मेजर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड। अब थायराइड हार्मोन्स की डिसफंक्शनिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल हाइपोथैलेमस भी हो सकती है, पिट्यूटरी भी हो सकती है। अब इसमें जैसे सर ने बताया था, डॉक्टर दीपक सर ने बताया था कि विपरीत करणी है या शीर्षासन है, विपरीत करणी मुद्रा है, शीर्षासन आपका आसन की श्रेणी में आता है, तो एक इन्वर्टेड पोज माने जाते हैं। ये इन्वर्टेड पोज मतलब में सर नीचे की ओर को होगा, पैर ऊपर की ओर को होंगे, तो इससे क्या रहता है हमारे ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वैसी तरह से अगर आप प्राणायाम की भी बात करेंगे, जैसे सर ने बताया था, प्राणायाम भी क्या करते हैं हमारे ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं। अगर हम खान पान की जैसे आपने अभी बात की, तो खान पान का क्या रहता है कि ना, जो हमारे योग के ग्रंथों में या फिर हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है, उसका क्या है, आपका सात्विक आहार का ही वर्णन दिया गया है कि अगर हम जैसे माना तला भुना चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, फ्रिज में रखा हुआ बहुत समय तक स्टोर किया हुआ ना खाएं, और मैदा, रिफाइंड फ्लोर, ये चीज़ों का कम करें, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें। तो ये एक ओवरऑल मतलब आप किसी भी बीमारी में देखेंगे, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आप लौकी खाओ, मूंग की दाल खाओ, कोई भी बीमारी हो। तो कुछ फूड्स ऐसी श्रेणी में आते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो वात पित्त कफ सामक होते हैं, त्रिदोष सामक। जैसे त्रिफला अगर हम बात करें, त्रिदोष सामक होता है। उसी तरह से जो हमारे कई सारे फूड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हर कोई बीमार उसको खा सकता है। तो हमको क्या करना होता है कि लाइट सात्विक फूड ही खाना पड़ता है, जैसे लौकी है, उसमें मूंग की दाल, इस तरह से करके बताया। और दूध से बनी हुई चीजें भी कई सारी जगह पे उसमें बताई गई है, बताई गई है। हाँ, सात्विक फूड्स की जो मैं बात करूँ उसमें। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको देखना होता है कि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है माना, तो आप आयोडीन रिच फूड खाया जा सकता है आपको। जैसे पालक में भी नेचुरली आयोडीन होता है, तो कई सारे ऐसे फूड्स होते हैं, सी फूड्स हैं, अगर कोई खाता है वैसे उनको, तो वो भी होते हैं। जैसे क्लोरीला है, उसमें भी होते हैं आयोडीन के सोर्स, तो उसको तो सुपर फूड भी कहा जाता है क्लोरीला को। जब कोई यहाँ से ट्रेवल करके स्पेस में जाता है तो वो वहाँ पे क्लोरीला को ही लेता है, यूज करता है उसको। हाँ, उसमें मल्टीविटामिन बहुत तरह के उसमें होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। हाँ, समुद्र में पाया जाता है क्लोरीला। स्पाइरुलिना करके जो उसका ट्रेड नेम है बाजार में, जो हाँ ट्रेड नेम है स्पाइरुलिना है, उस तरह से करके वो मिलता भी है। तो इस तरह से करके हम आयोडीन रिच फूड खा सकते हैं उसमें। अगर आयोडीन की अधिकता है, अब इसमें कई तरह फैक्टर, जैसे जेनेटिक हो सकता है, तो जेनेटिक के लिए योग पूरा प्रभावी रहेगा। अगर नॉन जेनेटिक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसको आपको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ही, दिनचर्या को इम्प्रूव करके, ठीक करके। डिसऑर्डर भी है। हाँ, लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया कि ना आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर आयोडीन की कमी है, या फिर आपके फूड हैबिट्स में आयोडीन नहीं जा रहा बिल्कुल ही, तो वो हो सकता है ग्रोथ फेज में। या फिर आपका ट्रॉमेटिक कोई इंजरी हो जाए मदर को, तो तब भी उस कारण से कई तरह की ग्लैंड्स होती है, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। ये है, तो इस तरह से करके हम ओवरऑल हमको देखना होता है कि किस कारण से हो रहा है, किस एज में हो रहा है, उसके कारण से ये चीजें निर्धारित की जाती है। तो इसका असर कब दिखने लगता है, किस एज में? मैम इसका असर का ये रहता है कि ना, जैसे माना कि अगर ग्रोथ एज से पहले हो रहा है, ग्रोथ एज के टाइम पे हो रहा है, तो उसी समय उसके सिम्टम आने लग जाएंगे। वो उसका क्या होगा कि आपका मेंटली वो वीक हो जाएगा वो, और उसका बौना रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा वो। तो इस तरह से करके, और अगर माना ग्रोथ एज के बाद का हो रहा है तो उसके चेहरे पे स्वेलिंग आने लग जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। जैसे जाड़ों के समय में क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप ही गर्म होने लग जाती है, वो थायराइड ग्लैंड के कारण से ही होता है। हाँ, क्योंकि हम ठंडे पानी से भी नहा लें तब भी बॉडी गर्म रहेगी, क्योंकि बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो रहा है, कोर टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करना होता है। अगर वो रेगुलेट ना हो तो इंटरनल हाइपोथर्मिया में चले जाएंगे हमारे ग्लैंड्स, जो वाइटल ग्लैंड्स होती है ना, जैसे हार्ट है हमारा ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो हाइपोथर्मिया शॉक में चले जाएंगे, तो डेथ हो सकती है। तो उस कारण से क्या करती है थायराइड ग्लैंड, इंटरनली टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। तो इसका बहुत जरूरी है हमारे, है ना, विकास के लिए थायराइड ग्रंथि। जी जी जी, तो हम कैसे उसको ठीक करें, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आप लेकर आएंगे। इस बहुत ही प्यारे एपिसोड के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, शिक्षार्थियों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और दोबारा भी रिपीट करके आप इस एपिसोड को सुन सकते हैं। अब एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए बेनिफिशियली होगा। तो अनिल जी और दीपक जी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।